Hi everyone, welcome back to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to discuss about host pathogen interaction. पैथोजन क्या होते हैं? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो फंगस भी हो सकती है, वो वायरस भी हो सकता है, ठीक है। और वो हमारा कोई पैरासाइट भी हो सकता है, जैसे हेलमिंथ्स हो गए, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में डिजीज कोज करता है। तो इसमें हम इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो मेरी अपकमिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ आएंगी उसमें हम यही स्टडी करेंगे कि डिफरेंट पैथोजेंस कैसे हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, कैसे हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट फाइट करती है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो हमारी वायरल इन्फेक्शन के ऊपर होगी, जिसमें हम बात करेंगे कि वायरस कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ये पार्ट 1 है वायरल इन्फेक्शन का। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि इन्फ्लुएंजा वायरस कैसे अपने आप को म्यूटेंट करता है, कैसे उसके डिफरेंट स्ट्रेन हैं और कैसे हमारी बॉडी उसके साथ फाइट करती है। और इन्फ्लुएंजा वायरस से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो जो है वो इंट्रोडक्टरी और कुछ बेसिक्स पॉइंट से रिलेटेड होगी, जिसमें हम डील करने वाले हैं वायरल इन्फेक्शंस को। तो कुछ हम बेसिक यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे पैथोजेंस हमारे इम्यून रिस्पॉन्स से डील करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी वो अपनाते हैं। मतलब उनको क्या करना है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करना है। तो जनरली वो कौन कौन से पाथवेज यहाँ पे जो है अपनाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो पैथोजेंस है यूज ए वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजी टू एस्केप डिस्ट्रक्शन बाय एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। कैसे? आइदर बाय ग्रोइंग विद इन होस्ट सेल्स, अपनी ही एंटीजेनेसिटी को कम कर देते हैं वो। मतलब जो उनका एंटीजन है, उनके बॉडी सरफेस पे जो एंटीजन है या जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, एक एंटीजन का काम करता है, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स होस्ट के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। बट अगर वो अपनी एंटीजेनिटी जेनेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं तो वो होस्ट के अंदर ईजिली क्या कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, एडवांस फॉर्म जो होती है इम्यून रिस्पॉन्स की, उससे वो अपने आप को बचा के और अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, रेप्लिकेट करवा पाते हैं होस्ट के अंदर। सेकंड बात है कि many pathogens reduce their antigenicity either by growing within host cells where these sequester from immune attack or by shedding their membrane antigen। तो इसने यही बात बोली है जो मैंने अभी बताई आपको, कि वो क्या करते हैं, अपने एंटीजन की एंटीजेनिसिटी है यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने की। तो अगर वो कम कैपेबल है, मान लो उसका साइज, उसका मोलिकुलर साइज इतना नहीं है कि वो इम्यून सिस्टम को जनरेट कर पाए, या उसका स्ट्रक्चरल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वो इम्यून सिस्टम को जनरेट कर पाए, तो वो ईजिली सर्वाइव कर जाएगा। तो या तो वो अपनी एंटीजेनिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर जो उनका इम्यून अटैक करने वाला जो मेम्ब्रेन एंटीजन है उसको शेड करके वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जो पैथोजेंस हैं वो कोमोफ्लेज भी करते हैं। कोमोफ्लेज जैसे हमारे इंटरफिरोन्स के साथ, हमारे इंटरल्यूकिन्स के साथ, जो हमारे बॉडी में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, उनकी जैसे ही दिखने वाले, मतलब स्ट्रक्चरल कंपोजिशन हमारे साइटोकाइंस की तरह ही उनके सिक्रेट किए हुए केमिकल्स की क्या होती है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होती है, जिसकी वजह से वो कोमोफ्लेज कर लेते हैं और हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी बॉडी समझती है कि ये हमारी ही बॉडी का क्या है, पार्ट है, ठीक है। कुछ पैथोजन सुप्रेस कर देते हैं इम्यून सिस्टम को सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली कैसे? या फिर वो रेगुलेट कर देते हैं इसको, ठीक है। मतलब सिलेक्टिवली कैसे? उन्हें पता है कि उनके अगेंस्ट कौन सी सेल्स एक्टिवेट होंगी, ठीक है, कौन सा ब्रांच है इम्यून सिस्टम का जो उनके अगेंस्ट रेगुलेट होगा उनको एक्टिवेट करवाने के लिए, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक एक्टिविटी को सप्रेस करवा के वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं एक होस्ट की बॉडी के अंदर। कॉन्टिन्यूअल वेरिएशंस, जैसे हमने देखा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस में या फिर हम कोविड में देख रहे थे, बहुत सारे स्ट्रेन्स आ रहे थे, ठीक है। तो जो भी आरएनए वायरस कंसिस्ट करते हैं, मतलब आरएनए जीनोम जिनका होता है उनमें ज़्यादा म्यूटेशंस होती हैं, तो कॉन्टिन्यूअल वेरिएशंस, जैसे हम राइनो वायरस की बात करते हैं जो कॉमन कोल्ड करता है, ठीक है, राइनो वायरस। तो इसमें भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आती रहती है, जिसकी वजह से आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है कि हम कॉमन कोल्ड के लिए वैक्सीन जनरेट कर पाए हो।
ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आ रही है। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आने की वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच निकलता है या फिर इन्फेक्शन कोज करने में कैपेबल हो पाता है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी हैं। तो मैं इसको दोबारा से आपको रिवाइज करवाऊँ तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि वो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स से बच निकले। तो बच निकलने के लिए क्या करेंगे, या तो अपने एंटीजन को वीक कर देंगे या फिर उसको शेड कर देंगे। ठीक है, दूसरा है वो साइटोकाइंस हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। उन साइटोकाइंस के होमोलोगस केमिकल्स या प्रोटीन्स वो रिलीज करें जो हमारी बॉडी डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि हमारा प्रोटीन है या बाहर किसी फॉरेन बॉडी का प्रोटीन है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर दें सिलेक्टिवली कि कौन सी सेल्स ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जैसे एचआईवी वायरस करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सिलेक्टिवली वो क्या कर देता है, सुप्रेस कर देता है बाय डिग्रेडिंग एंड डिस्ट्रक्टिंग टी सेल्स। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूस वेरिएशन करके, जैसे राइनो वायरस की मैंने बात करी जो कॉमन कोल्ड करता है। ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूअली वेरी करते रहते हैं, उनके स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं, उनकी कंपोजिशन, उनका जो जीनोम है वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत टाइम ले लेता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। इसी बीच वो इन्फेक्शन कोज कर पाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी है जो कोई भी पैथोजन, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया, चाहे वो हेलमिन्स है, वो अडेप्ट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करके हमें इन्फेक्ट करने के लिए। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरस की, बट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजेंस जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड फंजाई। मैं अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज में इन्हीं 4 पैथोजेंस के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैक्टीरिया से आते हैं। ठीक है, पैरासाइट से भी क्वेश्चंस हैं, वायरस से भी क्वेश्चन है, पर अगर मैं यहाँ पे वेटेज देखूँ तो बैक्टीरिया से सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिक बात करेंगे वायरसेस की, कि कैसे वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और कैसा हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। तो बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन की। जब मैं वायरल इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि वायरस होते क्या हैं। ठीक है, तो वायरस हमारा एक सेगमेंट कंसिस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड का, जो न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है और वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, जो उनका जीनोम कंसिस्ट करता है, जो इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करता है। अब उसके बाहर एक प्रोटीन कोट होता है, कैप्सोमर्स जिसको बोलते हैं, या लिपोप्रोटीन कोट होता है। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन कोट। ठीक है, जो उस जीनोम को मतलब उस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करेगा। और ये हमें पता है ये इंटरमीडिएट होते हैं लिविंग नॉन लिविंग के बीच में। मतलब वैसे ही बाहर हैं, किसी होस्ट के बाहर हैं तो नॉन लिविंग है, बट जैसे ही होस्ट में एंटर करते हैं तो लिविंग हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनको हमेशा एक होस्ट की जरूरत पड़ती है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। अब अगर मैं वायरस की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँ तो अमोंग द सर्वाइवल स्ट्रेटेजी ए वेरिएबल टू वायरसेस आर ए लॉन्ग लेटेंसी पीरियड। मतलब इनका लेटेंसी पीरियड क्या होगा, लंबा होता है। लेटेंसी पीरियड बहुत लंबा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत सिवियर इलनेस या डेथ कोज कर सकते हैं अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये वायरस मतलब उसको पहले एक ऑर्गेनिज्म है जिस होस्ट के अंदर ये गए हैं उसमें इन्फेक्शन कोज करते हैं, फिर उसको डैमेज करते हैं, उसको किल करते हैं, और फिर इतना टाइम इनको मिल जाता है कि दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट कर पाए। एग्जाम्पल बात करें हम यहाँ पे एचआईवी वायरस है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाता है जिसमें वो क्या करेगा, इतना लंबा टाइम लग जाता है, कई बार 6 मंथ्स, कई बार उससे ज़्यादा डिटेक्ट होने में कि किसी पर्सन को एचआईवी वायरस है। सिम्टम्स दिखने में इतना लंबा टाइम लग जाता है कि वो पहले ही सिम्टम दिखने से पहले ही वो किसी और इंडिविजुअल को इन्फेक्ट कर चुका होता है। तो इसको बोलते हैं कि लॉन्ग लेटेंसी पीरियड है। मतलब उनका किसी होस्ट में एंटर करना प्लस उसको इन्फेक्शन कोज करने में वो बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं। सेकेंड स्ट्रेटेजी जो वायरस अपनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने में, वो होती है फैसाइल ट्रांसमिशन। ठीक है, क्या होता है फैसाइल ट्रांसमिशन, जिसमें इन्फेक्शन जो है एफिशिएंटली ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग इवन ए शॉर्ट एक्यूट इलनेस। थोड़ी सी इलनेस में भी वो
इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। जैसे इन्फ्लुएंजा में या स्मॉल पॉक्स वायरस में क्या होता है, स्मॉल पॉक्स में जो हमारी स्किन के ऊपर जो पिंपल या जो लेसन्स बनते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, और वो क्या करते हैं, दूसरे इंडिविजुअल्स में इन्फेक्शन करते हैं। सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस में भी क्या होता है, हमारे नोस्ट्रिल से, माउथ से जो भी ड्रॉपलेट्स निकली उसने इन्फेक्शन कोज कर लिया। तो ये छोटी सी शॉर्ट ड्यूरेशन है इलनेस की, बट उसमें भी ये इन्फेक्शन कोज करने में अपना कामयाब रहते हैं, क्योंकि ये काइंड ऑफ कम्युनिकेबल टाइप ऑफ डिजीज कोज करते हैं। तो फैसाइल ट्रांसमिशन, कुछ वायरस है जो ह्यूमन को एज ए होस्ट नहीं मान के चलते, ठीक है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म को होस्ट मान के चलते हैं। वो जो दूसरा होस्ट है वो वेक्टर की तरह काम करता है। जैसे हम बात करें वेस्ट नील वायरस में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है WNV, ये रेप्लिकेट करता है बहुत अच्छी तरह से बर्ड्स में, ठीक है। अब बर्ड्स को बाइट कर रहे हैं मॉस्किटोज। अब मॉस्किटोज वही मॉस्किटोज जो बर्ड को बाइट कर रहे हैं, जो बर्ड किससे इन्फेक्टेड है, वेस्ट नील वायरस से, ठीक है। अब वो मॉस्किटो अगेन हॉर्सेस को और ह्यूमंस को बाइट कर रहा है। तो यहाँ पे मॉस्किटो एक वेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। वो बर्ड से उस स्पीसीज को हॉर्सेस और ह्यूमंस में लेके आ रहा है, डायरेक्टली वो ह्यूमन और हॉर्सेस में नहीं आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 बेसिक स्ट्रेटेजी, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने देखा कि 3 बेसिक स्ट्रेटेजी है जो हमारा वायरस अपनाता है। पहली है लॉन्ग लेटेंसी पीरियड, कि उसका सिम्टम्स दिखने का ही टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पहले ही बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट कर चुका होता है, जैसे HIV वायरस। सेकंड है फैसाइल ट्रांसमिशन, जैसे इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स वायरस बहुत जल्दी ही इलनेस की इतना जल्दी वो अपना शो करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड उनका इतना शॉर्ट होता है, फिर भी वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। कुछ वायरसेस हैं जो डायरेक्टली ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते, बट उनको ट्रांसफ़र वेक्टर के थ्रू किया जाता है। जैसे यहाँ पे वायरस जो वेस्ट नील वायरस है उसको मॉस्किटो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 स्ट्रेटेजी हैं। आगे हम देखते हैं कि कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बनाने के लिए वायरस जनरली कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, ठीक है। तो कैसे हमारा इम्यून सिस्टम को वो यहाँ पे कोप अप करते हैं। जो इनेट रिस्पॉन्स है टू वायरल इन्फेक्शन, वो कंसिस्ट करता है इंडक्शन किसका, टाइप 1 इंटरफेरेंस का। मतलब जैसे ही हमारी बॉडी में 2 तरह के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, एक होता है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट, वायरसेस के अगेंस्ट, उसमें टाइप 1 इंटरफेरेंस रिलीज होते हैं। टाइप 1 इंटरफेरेंस रिलीज होते हैं जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं, इंटरफेरोन अल्फा एंड इंटरफेरोन बीटा आते हैं, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी में डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल हैं, कब प्रोड्यूस होते हैं वो, जब वायरस अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। वो डिटेक्ट किए जाते हैं, जैसे वायरस हमारी बॉडी में एंटर करा, वायरस अगर RNA वायरस है तो वो पहले अपना डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाएगा, ठीक है, फिर वो हमारे DNA के साथ इंटीग्रेट करेगा और रेप्लिकेट करेगा। तो जैसे उसका डबल स्ट्रैंडेड RNA बनता है तो यहाँ हमारी बॉडी में टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। टोल लाइक रिसेप्टर्स वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, मतलब वो उसको पहचान लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो फर्दर रिलीज करवाते हैं इंटरफेरोन अल्फा और इंटरफेरोन बीटा को, किसके थ्रू, उन सेल्स के थ्रू जिन सेल्स को वायरस ने इन्फेक्ट किया है, ठीक है। अब जो इंटरफेरोन अल्फा है, अब ये जो इंटरफेरोन अल्फा और बीटा ये किसके थ्रू रिलीज हो रहे हैं, उन सेल्स के थ्रू जो इन्फेक्टेड है। अब इसमें कौन सी सेल्स आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी हमारी मैक्रोफेजेस आ जाएंगी, मोनोसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है, या फिर हमारी फिब्रोब्लास्ट आ जाएंगी। अब जो इंटरफेरोन अल्फा और जो इंटरफेरोन हमारा बीटा है वो क्या करता है, वो एंटीवायरल रिस्पॉन्स जनरेट करता है या रेजिस्टेंस करता है हमारी बॉडी को वायरल रेप्लिकेशन से। मतलब कि वायरस आगे फर्दर अपने आप को रेप्लिकेट ना कर पाए बाय बाइंडिंग टू इंटरफेरोन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। इंटरफेरोन अल्फा और इंटरफेरोन बीटा किससे बाइंड हो गए, इंटरफेरोन अल्फा और बीटा रिसेप्टर से बाइंड हो गए, जिसकी वजह से वो वायरस के रिस्पॉन्स को या वायरस के रेप्लिकेशन को रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं, बाय एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जैक एंड स्टेट पाथवे को वो एक्टिवेट करवा के ऐसा कर रहे हैं,
क्योंकि जैक और स्टेट इनडायरेक्टली किस क्या करवाता है, बहुत सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है बहुत सारे जीन एक्टिवेट होकर एमआरएनए फॉर्म करेंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन जाके एक्सप्रेस होगा। तो ऐसे प्रोटीन यहाँ पे एक्सप्रेस हो पाएंगे जो उसको रोक दे, वायरल इन्फेक्शन को रोक दे। वन ऑफ दीज जीन, इनमें से एक ऐसा जीन है जो एक एंजाइम को कोड करता है। कौन से एंजाइम को? 2,5 ओलिगो एडिनाइलेट सिंथेटेज को ये कोड करता है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेट करता है राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम्स को। अब हमें पता है राइबोन्यूक्लियेज, राइबो मीन्स आरएनए से रिलेटेड है, न्यूक्लियस जो क्लीवेज कर दे, तो राइबोन्यूक्लियस आरएनए का डिग्रेडेशन करेंगे। अब हमें पता है कि वायरस का जो जीनोम है वो आरएनए जीनोम है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, आरएनए को तोड़ रहा है, आरएनए का डिग्रेडेशन कर रहा है। ठीक है, अब इंटरफेरोन अल्फा और बीटा जो है उसकी बाइंडिंग से कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज भी क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ठीक है, जिसको पीकेपी बोला जाता है, पीकेपी बोला जाता है फ्रॉम इस पहले हम इसको पीकेपी ही बोलते थे। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन काइनेज है बट ये आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है। ठीक है, अब जिसकी इन प्रोटीन काइनेज की वजह से जो आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है जिसको हम पीकेपी बोल रहे हैं, ठीक है, पीकेपी बोल रहे हैं प्रोटीन काइनेज, और पीकेआर बोल रहे हैं। पीकेआर क्यों? प्रोटीन काइनेज, और आर क्यों? आरएनए डिपेंडेंट है इस वजह से। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वायरस है वो अपने जीनोम को रेप्लिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाता। ठीक है, अब जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग किसकी? इंटरफेरोन अल्फा की और इंटरफेरोन बीटा की, किसमें? नेचुरल किलर सेल्स के साथ जो बाइंडिंग है उसकी वजह से लाइटिक एक्टिविटी इंड्यूस होती है, जिसकी जो वायरल के इन्फेक्शन को किल करने में मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, जो एक्टिविटी है नेचुरल किलर सेल्स की वो इंटरल्यूकिन 12 को एनहेंस कर देती है, और इंटरल्यूकिन जो 12 है वो एक साइटोकाइन है जो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करने में मेजर रोल प्ले करता है। अब हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ लिया कि कैसे हम वायरल इन्फेक्शन को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं। देखो, मैंने बोला कि हमारे जो इंटरफेरोन अल्फा और इंटरफेरोन बीटा है वो हमारी इनेट इम्यूनिटी के साथ क्या होता है, रिलीज किया जाता है। अब इंटरफेरोन अल्फा और बीटा अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, बाइंड होने के बाद वो क्या करते हैं, दो मोलिक्यूल रिलीज करते हैं। ठीक है, कैसे? जैक स्टेट पाथवे को वो एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से जैक स्टेट पाथवे बहुत सारे प्रोटीन्स का एक्टिवेशन करवाता है बाय ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट जीन्स। तो एक जीन उनमें से क्या सिंथेसाइज करता है, 2,5A सिंथेटेज साइन, मतलब यहाँ पे वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। 2,5A क्या है? ओलिगो एडिनाइलेट सिंथेटेज। ओलिगो एडिनाइलेट सिंथेटेज जो है वो एटीपी की प्रेजेंस में इनएक्टिव आरएनएज एंजाइम्स को एक्टिव आरएनएज में कन्वर्ट कर देता है। अब जो आरएनएज है, आरएनएज मतलब वो आरएनए को डिग्रेड करेगा। तो जो पोली ए एमआरएनए है, मतलब जो हमारा वायरस है उसने जब अपना जीन ट्रांसक्रिप्शन किया तो एक एमआरएनए बना, फिर उस एमआरएनए की कैपिंग हुई, पोली ए हो गया, वो मॉडिफिकेशन हुई, तो उसको ये डिग्रेड कर देगा। अगर वो डिग्रेड हो गया तो वो आगे प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, पीकेआर बनता है। पीकेआर क्या है? प्रोटीन काइनेज, जो आरएनए डिपेंडेंट है। पी से प्रोटीन, के से काइनेज, आर से आरएनए डिपेंडेंट। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से और एटीपी की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से EIF2 जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये क्या है, ट्रांसलेशन फैक्टर, ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर है ये। ठीक है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर जो 2 है उसकी फॉस्फोरिलेशन करता है हमारा प्रोटीन काइनेज आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन, जिसकी वजह से इससे जीडीपी बाइंड हो जाती है, ये नॉन फंक्शनल हो जाता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस को रोक के ये दोनों क्या कर रहे हैं, वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर रहे हैं। तो ये होता है इन्नेट रिस्पॉन्स, कि हमारी बॉडी कैसे इन्नेट रिस्पॉन्स शो करती है।
अगेंस्ट वायरस। अब ये तो हमने पढ़ा था कि इनेट रिस्पॉन्स कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स आ गया मतलब एडेप्टिव रिस्पॉन्स आ गया। हमारी बॉडी जब एडेप्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है तभी बी सेल एक्टिवेट होती हैं और तभी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन्स रिलीज होते हैं। तो देखते हैं कि कैसे वायरस न्यूट्रलाइज किए जाते हैं एंटीबॉडीज के थ्रू। एंटीबॉडीज जो है वो इफेक्टिव होती हैं प्रोटेक्ट करने में अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जब हमारा वायरस किस में एंटर कर जाएगा, ब्लड में एंटर कर जाएगा, तभी वो उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगी। बहुत सारे वायरसेस हैं जो क्या करते हैं, सरफेस रिसेप्टर्स जो क्या करते हैं, सरफेस रिसेप्टर्स को मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन को इनिशिएट कर पाते हैं। कैसे? बाय बाइंडिंग होस्ट सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल। होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल से बाइंड करके अपने रिसेप्टर्स को वो वायरस एक्टिवेट हो पाते हैं और इन्फेक्शन कोज कर पाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस सियालिक एसिड से बाइंड कर जाता है। किसमें? सेल की मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन में, उसमें सियालिक एसिड होता है जिससे इन्फ्लुएंजा वायरस बाइंड हो जाता है। या फिर ग्लाइको और लिपिड से बाइंड हो जाता है राइनो वायरस। ठीक है, एंड फिर अल्टीमेटली वो इंटरसेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल आई कैम से बाइंड हो जाता है। एंड अगर हम एप्स्टीन बायर वायरस की बात करें तो वो बाइंड होता है टाइप 2 कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर से बी सेल्स में। तो हमने डिफरेंट वायरस की बात करी। यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करी इन्फ्लुएंजा वायरस की। इन्फ्लुएंजा वायरस हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो सियालिक एसिड होता है उससे बाइंड हो जाता है। ठीक है, उससे बाइंड करके वो इन्फेक्शन कोज करता है एक सेल के अंदर। दूसरी हम बात कर रहे हैं राइनो वायरस की। राइनो वायरस ग्लाइकोलिपिड राइनो वायरस होता है जो इंटरसेलुलर एडेशन मॉलिक्यूल आई कैम से बाइंड होकर इन्फेक्शन कोज करता है। तीसरी हम बात करें एप्स्टीन बायर वायरस की। एप्स्टीन बायर वायरस क्या करता है, बी सेल्स जो हमारी बॉडी में होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, उनके ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट टाइप 2 कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ ये बाइंड करके इन्फेक्शन कोज करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एंटीबॉडी वायरल रिसेप्टर से प्रोड्यूस होती है तो ये ब्लॉक कर देती है इन्फेक्शन को बाय प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ वायरल पार्टिकल टू होस्ट सेल्स। अगर एंटीबॉडी रिसेप्टर की वजह से फॉर्म हो रही है तो उसके इन्फेक्शन को, उसकी बाइंडिंग को रोक देगी और इन्फेक्शन रुक जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन ए आएगा कैपिटल में, वो म्यूकस सिक्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है हमें पता है, हमारी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसमें म्यूकस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इम्यूनोग्लोबिन ए सिक्रेट करती हैं। ठीक है, और जो क्या करती हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। पोलियो वायरस के केस में, पोलियो वायरस में हमने सेबिन जो वैक्सीन देखी थी, सेबिन वैक्सीन को हम ओरली देते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन में जाती हैं जहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स वो जनरेट करती हैं। तो हमारी इंटेस्टाइन की जो म्यूकस एपिथेलियल सेल्स हैं वो इम्यूनोग्लोबिन ए सिक्रेट करती हैं इस वैक्सीन के अगेंस्ट और उसको तोड़ती हैं और फिर वो फेकल मैटर के थ्रू बाहर जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। एंटीबॉडीज ब्लॉक करती है कई बार वायरल पेनिट्रेशन। ठीक है, उनके एपिटोप्स जो हमारे वायरस है, वायरस का जो एंटीजन एपिटोप होता है उसके साथ एंटीबॉडीज बाइंड करके उनका आगे फर्दर पेनिट्रेशन, ठीक है, क्या करती है, रोकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। वो ग्लूटिनेट करते हैं हमारे वायरल पार्टिकल को और वो कई बार ऑप्सिनाइजेशन भी करते हैं वायरल पार्टिकल की। किसके थ्रू? FC और C3b रिसेप्टर्स के थ्रू, जिसकी वजह से हमारा अल्टीमेटली वायरस पार्टिकल जो है वो मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स के थ्रू फेगोसाइटोज कर लिया जाता है, मतलब इनगल्फ कर लिया जाता है और वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे जनरेट होती है और वो कैसे वायरस को कंट्रोल करती है और उसको कैसे क्लियर करती है। ठीक है, देखो, जब अक्यूट फेज इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत इंटेंस इन्फेक्शन हो जाता है, तब हमारी एंटीबॉडी से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए। बट अगर वायरस लेटेंट स्टेट में एंटर कर गया है तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसके को एलिमिनेट नहीं कर सकती। एंटीबॉडीज़ आर नॉट कैपेबल ऑफ एलिमिनेटिंग द वायरस इफ इट इज़ एंटर इनटू द लेटेंट स्टेट।
लेटेंट स्टेट में अगर वो एंटर कर गया है तो फिर ये उसको नहीं कर सकती, क्योंकि लेटेंट स्टेट में क्या होता है, जो वायरस का आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट हो चुका होता है और उसका डीएनए हमारी होस्ट सेल के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो चुका होता है। मतलब हमारा डीएनए और जो होस्ट का डीएनए एक हो चुका होता है, सॉरी वायरस का डीएनए एक हो चुका होता है, ठीक है। और वो हमारे डीएनए के साथ मिलके ही, जैसे हमारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे इन्फेक्शन के केस में कौन सी इम्यूनिटी मेजर रोल प्ले करती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मेजर रोल प्ले करती है। क्या होता है, जो CD8 पॉजिटिव टीसी सेल्स हैं या CD4 पॉजिटिव हेल्पर T1 सबसेट सेल्स हैं, ये मेन कंपोनेंट होते हैं किसके? सेल मीडिएटेड एंटीवायरल इम्यून डिफेंस के। यहाँ पे जो हेल्पर T1 सेल्स होती हैं, हेल्पर वन जो सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं बहुत सारे साइटोकाइंस, जैसे इंटरलूकिन 2, इंटरफेरोन अल्फा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जो वायरस के अगेंस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे? बाय एक्टिवेटिंग CTL सेल्स, ठीक है। CTL रिस्पॉन्स जनरेट करके ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपना रोल प्ले करते हैं। जो इंटरलूकिन अल्फा है, यहाँ पे इंटरलूकिन अल्फा एंड इंटरलूकिन जो इंटरलूकिन अल्फा और इंटरलूकिन 2, इंटरफेरोन अल्फा सॉरी एंड इंटरलूकिन 2, ये एक्टिवेट करते हैं नेचुरल किलर सेल्स को। तब तक एक्टिवेट करते हैं जब तक हमारा CTL रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो जाता। जब CTL रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा और वो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेगा। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें CTL एक्टिविटी 3 से 4 दिन के अंदर ही एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। एंड कुछ में 7 से 10 दिन लगते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस है, उसका लेटेंट पीरियड कितना है और वो हमारा अक्यूट फेज में कितने टाइम के बाद पहुंचता है। अब बात करते हैं कि वायरस कैसे इवेड करते हैं होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म में, मतलब हमारी बॉडी में इंटरनली कैसे एंटर कर जाते हैं वो हमारे इतने सारे डिफेंस मैकेनिज्म को रद्द करके, ठीक है। तो द इंडक्शन, अब समझते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है। जो इंडक्शन है इंटरफेरोन अल्फा का और इंटरफेरोन बीटा का, वो एक मेजर इनेट डिफेंस है, जो हमने अभी पीछे स्लाइड में पढ़ा कि जब हमारा इनेट सिस्टम वायरस के अगेंस्ट एक्ट करता है तो कौन सा यहाँ पे साइटोकाइन रिलीज होता है, इंटरफेरोन अल्फा एंड इंटरफेरोन बीटा, ठीक है। बट कुछ वायरसेस हैं जो जिन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई हुई है इस एक्शन को रद्द करके आगे एंटर करने की। ऐसा एक वायरस है हेपेटाइटिस C वायरस, ठीक है, जो ओवरकम कर देता है एंटीवायरल इफेक्ट को, इंटरफेरोन्स के एंटीवायरल इफेक्ट को, बाय ब्लॉकिंग एंड इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ किसका? PKR का। PKR क्या था? प्रोटीन काइनेज RNA डिपेंडेंट काइनेजेस, ठीक है। तो इनका इफेक्ट रद्द कर देता है हेपेटाइटिस C वायरस, जिसकी वजह से ये आगे हमारी बॉडी में एंटर कर पाता है। अनदर मैकेनिज्म है इनमें जो इवेड करते हैं होस्ट रिस्पॉन्स को, वो है हमारा हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस HSV। ये क्या होता है? हर्पेस सिम्प्लेक्स, और V से हमारा क्या होता है? वायरस, ठीक है। तो इसके 2 स्ट्रेन होते हैं, HSV1 एंड HSV2, जो दोनों ही हैं जो ये क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन की प्रेजेंटेशन, हमारी बॉडी में जब भी कोई एंटीजन आता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट होती हैं। तो ये जो HSV1 और 2 है, ये क्या करते हैं? ये हमारे एंटीजन प्रेजेंटेशन को इनहिबिट करते हैं। दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं एक इमीडिएट अर्ली प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? जिसको हम ICP47 बोलते हैं। ICP47 दोनों ही एक प्रोटीन रिलीज करते हैं, ICP47। ये ह्यूमन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल को इनहिबिट करता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है एंटीजन प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। एंटीजन प्रोसेसिंग ही नहीं होगी तो हमारी सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो जो इनहिबिशन है टैप की, टैप मतलब एंटीजन प्रोसेसिंग की, ठीक है, वो ब्लॉक कर देती है एंटीजन की डिलीवरी। कहाँ तक नहीं हो पाती एंटीजन की डिलीवरी? क्लास फर्स्ट MHC रिसेप्टर के पास तक नहीं हो पाती। और क्लास फर्स्ट MHC रिसेप्टर किसको एक्टिवेट करता है? T सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, मतलब सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, ठीक है।
तो ये एंटीजन प्रेजेंटेशन को इनहिबिट कर देते हैं CD8 पॉजिटिव टी सेल्स के अगेंस्ट, जिसकी वजह से टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। इसकी वजह से MHC मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और CD8 पॉजिटिव सेल्स शट डाउन हो जाती हैं, और HSV जो सेल्स हैं वो इन्फेक्ट कर पाता है हमारी डिफरेंट सेल्स को। अब कुछ एडिनो वायरसेस होते हैं, कुछ साइटोमेगालो वायरस होते हैं जिसको हम CMV बोलते हैं, साइटो CM मेगालो वी वायरस, साइटोमेगालो वायरस। ये अलग मोलिकुलर मैकेनिज्म जनरेट करते हैं। किसको कम करने के लिए? ये भी हमारे क्लास सेकेंड MHC मॉलिक्यूल जो बी सेल्स को अल्टीमेटली एक्टिवेट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्लास सेकेंड नहीं आएगा, क्लास फर्स्ट को भी करते हैं और ये क्लास सेकेंड को भी करते हैं, दोनों को ही करते हैं, ठीक है, सुप्रेस। तो ये मैकेनिज्म को सुप्रेस करते हैं क्लास फर्स्ट, यहाँ पे क्लास फर्स्ट आएगा, रिड्यूस करते हैं लेवल क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल का, क्या करके, इनहिबिट करके CD8 पॉजिटिव सेल का एक्टिवेशन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कुछ वायरसेस हैं जैसे CMV, मिसल्स, HIV वायरस, ये सेल सरफेस जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको ब्लॉक करते हैं, जैसे क्लास सेकंड, यहाँ पे क्लास सेकंड के मॉलिक्यूल को भी ये रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ना तो हेल्पर टी सेल्स ना हेल्पर हमारी बी सेल्स को, सॉरी हेल्पर बी सेल्स तो होती नहीं, मतलब बी सेल्स एक्टिवेशन भी नहीं होगा और टी सेल एक्टिवेशन भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बात करें तो बहुत सारे वायरसेस हैं जो कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन करते हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब कुछ वायरसेस हैं जो इनको भी पार करके आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक नाम है वैक्सीनिया वायरस का, ठीक है। वैक्सीनिया वायरस एक प्रोटीन सिक्रेट करता है जो बाइंड कर देता है कौन से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पे, C4b कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट के साथ वो बाइंड कर जाता है, और उसका जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे है, 3 पाथवे फॉर्म करता है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो इसमें जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे है उसको इनहिबिट कर देगा। इसी तरह जो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है उसमें भी एक ग्लाइकोप्रोटीन कंपोनेंट होता है जो हमारे कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C3b को बाइंड करके क्लासिकल और अल्टरनेट पाथवे दोनों को ही इनहिबिट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे हमारे पाथवे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से पाथवे को कौन कौन से वायरस डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने देखा कि वैक्सीनिया वायरस किसको करता है, C4b को, और जिसकी वजह से क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे इनहिबिट होता है, और जो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है उसके ग्लाइकोप्रोटीन कंपोनेंट बाइंड हो जाते हैं C3b कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट के साथ, जिसकी वजह से क्लासिकल और अल्टरनेट पाथवे दोनों ही ब्लॉक हो जाते हैं। बहुत सारे वायरस हैं जो इम्यूनिटी से एस्केप हो जाते हैं और अपने एंटीजन को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं, जैसे हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस। इस एंटीजन वेरिएशन की वजह से बहुत सारे नए इन्फेक्शंस के स्ट्रेन आते रहते हैं और हम इसके अगेंस्ट वैक्सीन जनरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एंटीजन वेरिएशन अमोंग राइनो वायरस, एक कॉमन कोल्ड जो करता है राइनो वायरस, जिसकी वजह से हम वैक्सीन्स नहीं प्रिपेयर कर पाए हैं, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस इवेड करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को बाय कॉजिंग जर्नलाइज्ड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जर्नलाइज्ड इम्यूनोसुप्रेशन। जर्नलाइज्ड इम्यूनोसुप्रेशन कैसे होता है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल है इसमें ऐसे वायरसेस का जो जर्नलाइज्ड इम्यूनोसुप्रेशन करता है, वो है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस क्या करता है, मम्प्स करता है। कुछ मिसल्स हैं, एप्स्टीन पार वायरस हैं, या साइटोमेगालो वायरस या HIV वायरस की बात करें, ये सारे वायरस क्या करते हैं, जर्नलाइज्ड इम्यून सिस्टम का सुप्रेशन करते हैं। कैसे? कुछ वायरस हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं इम्यून सेल्स को बाय साइटोलाइटिक मैकेनिज्म, जैसे HIV वायरस, वो टी सेल्स को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है बाय साइटोलाइटिक मैकेनिज्म, ठीक है। कुछ अदर केसेस में इम्यूनोसुप्रेशन साइटोकाइन इम्बैलेंस की वजह से होता है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे एप्स्टीन बार वायरस की, EBV क्या है, ई से एप्स्टीन, बी से बार, वी से वायरस। ये एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं BCRF फर्स्ट। सबसे पहली स्लाइड में मैंने बात करी थी कि वायरसेस की ये स्ट्रेटेजी होती है कि वो होमोलोगस फॉर्म करते हैं हमारे साइटोकाइंस की तरह ही, जिनका स्ट्रक्चर अपीयरेंस हमारे साइटोकाइन की तरह होती है, तो बॉडी उसको फ़ौरन केमिकल ना समझ के उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं कर पाती और वायरस को ताकत मिल जाती है कि वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करे। तो इस ऐसा ही एक काम करता है कौन सा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। वो एक प्रोटीन रिलीज करता है BCRF फर्स्ट,
जो होमोलोगस होता है, होमोलोगस मतलब उसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है इंटरलूकिन 10 की तरह। इंटरलूकिन 10 इज रिलीज्ड बाय हेल्पर TH2 सबसेट पॉपुलेशन। ठीक है, अब वो नहीं रिलीज कर पाएगी उसको, क्योंकि हमारी बॉडी को लग रहा है कि हमारे पास इंटरलूकिन 10 ऑलरेडी रिलीज हो रखा है। ठीक है, तो वो सुप्रेस कर देगी प्रोडक्शन रिजल्टिंग, और वो TH1 सेल्स, हमें पता है कि जब TH2 सेल अपने साइटोकाइन रिलीज कर रही है तो उसके साइटोकाइन TH1 को सुप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर TH2 सेल का साइटोकाइन इंटरलूकिन 10 जैसा ही दिखने वाला एक BCRF ऑलरेडी है, तो वो क्या करेगा, TH1 सेल के सिक्रेशन को रोक देगा, जिसकी वजह से हमारा इंटरलूकिन 2, इंटरफेरोन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरफेरोन गामा जो किससे रिलीज होता है, TH1 से, वो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारी मैक्रोफेजेस डेंड्रिटिक सेल्स दोबारा एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी और टी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे वायरसेस के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक्ट करती है और कैसे हमारे एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइज करती हैं वायरसेस को, और हमने सीखा कि कैसे वायरस हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इवेड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है, कैसे बॉडी उससे फाइट करती है और कैसे वो डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ रिएक्ट करता है। उससे पहले हम समझते हैं कि इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है हमारी बॉडी डिफरेंट वायरसेस के अगेंस्ट। ठीक है, तो पहले हम ह्यूमरल रिस्पॉन्स की बात करते हैं। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स में हमारी एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबिन ए मेनली वो सिक्रेट होती है, जैसे हम पोलियो वायरस की बात करें तो। ठीक है, ये ब्लॉक करती है बाइंडिंग होस्ट सेल के साथ, जैसे इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड नहीं कर पाता जो हमारा पोलियो वायरस है, तो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर पाता। इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी ह्यूमरल रिस्पॉन्स में जनरेट होती है अगेंस्ट वायरसेस, जिसकी वजह से वायरल के इन्वेलप को फ्यूज़ नहीं होने देती ये हमारी नॉर्मल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इम्यूनोग्लोबिन जी और एम क्या करती हैं, फैगोसाइटिक एक्टिविटी इन्हेंस करती हैं, जिसकी वजह से इनगल्फ कर देते हैं वायरस पार्टिकल को। इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन करती है वायरल पार्टिकल्स का और रिमूव कर देती है उसको, गुच्छा बनाना है एग्लूटिनेशन, ठीक है, क्लॉट्स बनाना है, ऐसे ही उसकी सेल्स को इनगल्फ करने के लिए क्लॉट बना दिए। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन किया जाता है इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडी की वजह से, जिसकी वजह से ऑप्सिनाइजेशन होती है बाय C3b कंपोनेंट, और लाइसिस होता है वायरल पार्टिकल का, लाइसिस मतलब वो ब्रेक डाउन होना, ठीक है, बर्स्ट आउट होना सेल्स का। अब सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में इंटरफेरोन गामा जो TH1 पॉपुलेशन सिक्रेट करेगी या साइटोटॉक्सिक सेल्स सिक्रेट करेगी, इन और नेचुरल किलो सेल्स या मैक्रोफेज का एक्टिवेशन करके सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है, जो या तो वायरस को किल कर देते हैं या एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी रिलीज करके वो वायरस के अगेंस्ट फाइट करते हैं।